पिछले क्लास में जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में विभव और धारा के बीच संबंध के लिए एक डायग्राम बनाए थे और एक था आपका ओमीय चालक का, एक था अनोमीय चालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, बोल रहे हैं, लिखेंगे जो चालक है, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए जो चालक ओम के नियम का, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहा जाता है, उन्हें ओमीय चालक कहा जाता है। जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ओमीय चालक के लिए, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और लिखेंगे ओमीय चालक के लिए, ओमीय चालक के लिए, अब देखिए ओमीय चालक के लिए क्या होगा, यहाँ पे दो अक्ष लेंगे, आपको बताया गया था कि दो अक्ष लेना होगा। इस पर I लेंगे, धारा लिया जाएगा और इस पर विभव भी लेंगे, ये मूल बिंदु है। और एक लाइन इस तरीके से हम लोग कल खींचे थे और ये जो है क्षैतिज के साथ थीटा कोण बनाता है, तो आप बोलेंगे कि ये लाइन एक समान प्रतिरोध को, एक समान प्रतिरोध को दर्शाता है। तो देखिए सीधा जो रेखा होगा वो एक समान होता है और जो वक्र होता है उसको असमान कहा जाता है। तो यहाँ पर ये करंट है, ऊपर वोल्टेज है। अब आप कह सकते हैं जब पढ़े हुए हैं V इक्वल टू आई आर, यहाँ पर I इक्वल टू होगा V अपॉन R। इसका मतलब ये है कि करंट में प्रतिरोध में उल्टा संबंध होता है। अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो परिपथ में धारा का प्रवाह कम होता है, अगर प्रतिरोध कम होगा तो परिपथ में धारा का प्रवाह ज्यादा होता है। और जो कोण लेंगे हमेशा आप धारा के साथ लेंगे, याद रखिएगा कोण जो होगा हमेशा किसके साथ होगा, धारा के साथ। और ये भी याद रखना है, बात नहीं समझिए, ये भी याद रखना है कि जो करंट से जितना ही दूर रहेगा, ठीक है, इस अक्ष से जितना ही दूर रहेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, जो इसके जितना ही नजदीक रहेगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब ये है, आप ये कह सकते हैं कि सर अगर थीटा का मान ज्यादा कर दिया जाए तो हमारा प्रतिरोध भी क्या होगा, ज्यादा होगा। थीटा का मान कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम। और इसको एक निकालने का तरीका भी है, ठीक है, उससे आप निकाल के सिद्ध भी कर सकते हैं कि tan थीटा जो होगा वो R के बराबर होगा। देखिए हम एक अक्ष ले लिए और इस अक्ष पर दो पॉइंट ले लिए, यहां और यहां। इसका नाम A है, पहले इसको मिला लेते हैं इस तरीके से। इसका नाम R1 प्रतिरोध है, R2 विभव था ना, प्रतिरोध नहीं था, क्या था, विभव। यहाँ वोल्टेज V1 है, यहाँ वोल्टेज V2 है, यहाँ करंट I1 है, यहाँ करंट क्या है, I2 है। ध्यान देंगे तो अगर इसका नाम दे दिया जाए A और इसका नाम दे दिया जाए B, और याद रखेंगे ये अगर थीटा बना रहा है तो यहाँ भी कितना बनाएगा, थीटा। तो अगर ये विभव है, ये धारा है, और इसमें कहा गया कि AB का मान बताइए, ये जो होता है प्रतिरोध कहलाता है, ये वाला लाइन ये प्रतिरोध होता है। तो आप बोलेंगे कि सर अगर tan थीटा लिया जाए तो tan थीटा होता है लंब बटा आधार, लिखना नहीं है, इसको हम समझा के मिटा देंगे। समझने के लिए है कि सर काहे आप कोण का नाम ले रहे हैं, तो देखिए क्यों ले रहे हैं। इसमें अगर AB निकालना हो तो AB निकालने के लिए हम कोण लेंगे, ठीक है, और कोण लेंगे tan के पद में, क्योंकि tan लीजिएगा
तो आप कर्ण निकाल ही रहे हैं और tan लेंगे तो लंब और आधार यूज हो जाएगा। तो अब बताइए आपके अगर थीटा ये लिया जाए, थीटा हमेशा इसके साथ धारा के साथ लेंगे, तो आपका लंब कौन है, तो ए बी, इसका नाम सी ले लीजिए, तो आपका लंब है BC और आधार का नाम क्या है AC। तो अब बताइए BC निकालने का तरीका क्या है, ये कैसे निकालिएगा। तो आप कहिएगा कि सर टोटल में से, जैसे यहां से यहां तक का ऊंचाई V2 है और यहां से यहां तक का ऊंचाई V1 है, तो ये निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल में से ही घटा देंगे तो मालूम चल जाएगा। तो आप यहां पर बालक निकालने का तरीका क्या है, इसको देख लिया जाए। निकालने का तरीका ये है कि BC अगर निकालना है तो हो जाएगा V2 माइनस V1 और ये निकालना है AC तो हो जाएगा I2 माइनस I1। अब इसको D भी कह सकते हैं, इसको DI। तो tan थीटा बराबर D से D कैंसिल, तो V इक्वल टू IR, तो R इक्वल टू कितना होता है V अपॉन I। तो V अपॉन I को किससे हटाएंगे, R से। तो याद रखेंगे tan थीटा बराबर कितना आ गया R। इसका मतलब थीटा का मान ज्यादा तो प्रतिरोध भी क्या होगा ज्यादा, थीटा का मान कम रहेगा तो प्रतिरोध भी कम होता है। समझने के लिए निकालना नहीं है आपको, जानकारी के लिए कि अभी हम कोण लिख देंगे, थीटा के साथ ले लेंगे कि जिसका थीटा ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा। तो आप कहिएगा सर कैसे ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा के लिए देखिए संबंध हम निकाल दिए, tan थीटा बराबर कितना R। थीटा बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो प्रतिरोध भी घट जाता है। अब अपने डायग्राम में आइए, यहाँ पर यहाँ प्रतिरोध में और धारा में कैसा संबंध है, उल्टा। अगर प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट कम बनेगा और प्रतिरोध कम है तो करंट ज्यादा बनेगा। डायग्राम बना के उसको लिख लीजिए, हम बोलेंगे एक लाइन। और यहाँ पर I और R में कैसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का। चलो हो गया बालक, लिखिए तो लिखेंगे थीटा का मान, थीटा का मान हमेशा, थीटा का मान हमेशा धारा के साथ, थीटा का मान हमेशा धारा के साथ, धारा के साथ ज्ञात किया जाता है, हमेशा धारा के साथ ज्ञात किया जाता है। मतलब कोण किसी के साथ दे दे, लेकिन याद रखिएगा कि आपको करंट के साथ ही कोण लेना है। चलिए अब यहाँ पर ही संबंध बताए हैं, जैसे आप थीटा बोलेंगे सर थीटा बदलने से प्रतिरोध बदल जाता है, तो देखिए इस संबंध ही बता रहा है। ठीक है, हम कैसे लिख देंगे, थीटा बढ़ गया तो आर बढ़ गया, थीटा घट गया तो आर घट गया, ये संबंध हमको ये बताता है। अब आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं, बताइएगा। यहाँ एक एग्जांपल हमने लिया और इसमें x अक्ष है और y अक्ष है
मूल बिंदु हो गया, और यहां पर दो लाइन खींच दी है। हमने बोला कि इसका नाम θ1 है और इसका नाम θ2 है। तो अब बताइए कि अगर ये θ1 है, θ2, इसका नाम R1 है, R2 है, और ये आपका धारा हो गया, ये वोल्टेज हो गया, तो इसमें R1 और R2 में किसका प्रतिरोध ज्यादा है? किसका प्रतिरोध ज्यादा है बालक? कैसे मालूम चला आपको? कैसे मालूम चल गया कि R2 का प्रतिरोध ज्यादा है? तो याद रखेंगे, आप कहिएगा, ध्यान देंगे, आप कहेंगे सर आप ही बताए हैं कि थीटा का मान ज्यादा तो प्रतिरोध ज्यादा, और करंट से देखिए दूर है, ठीक है, तो वोल्टेज के जितने नजदीक रहेगा वो प्रतिरोध ज्यादा होता है। तो ज्यादा प्रतिरोध के लिए करंट से ज्यादा दूर होना चाहिए, वोल्टेज के नजदीक होना चाहिए। अगर मान ली हम थीटा नहीं देंगे, थीटा हम हटा दे इसमें से, ये R1 R2 ये करंट है, ये वोल्टेज है। अब मान लीजिए थीटा देवे नहीं करेंगे, तब पूछेंगे बताइए ये R1 R2 में कौन ज्यादा कौन कम? तो आप कहिएगा सर वोल्टेज के जो नजदीक रहेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, करंट से दूर रहेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा। थीटा दे दीजिए तो और आसान हो जाएगा। तो ये θ1 हो गया और ये θ2। तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि θ2 ग्रेटर देन θ1, इसलिए R2 जो होगा बड़ा होगा किससे? R1 से। और ये क्यों होगा, ये संबंध क्यों निकाल रहे हैं? तो tan थीटा बराबर R है, tan थीटा बराबर R होता है, जहां थीटा अगर बढ़ेगा तो R का वैल्यू भी बढ़ेगा, और थीटा का मान, अगर थीटा का मान कम होगा तो R का भी मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसी संबंध से ही हम लोग बताएं। बना लीजिए एग्जांपल नंबर 1। पहले डायग्राम बना गया तब वो सब लिखना है। हो गया? हो गया बालक? चलिए एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल नंबर 2। इस पर करंट लिया जाए, इस बार चेंज कर देते हैं, करंट इस पर ले लेंगे, वोल्टेज यहाँ ले लिए, और यहाँ पर 1
2 और 3 ले लिए, और यहाँ पर इसका नाम R1, इसका नाम R2 और इसका नाम R3, और ये जो है θ1 है, ये θ2 है और ये θ3 है। थोड़ा हो जाता हुआ आपके सामने एक डायग्राम है, इसमें 3 प्रतिरोध है, R1, R2, R3। बताइए तो कौन बड़ा है? R3 बड़ा है, और इससे छोटा R1। सबसे छोटा कौन है? R2। कैसे बताए हैं? मतलब क्या आपका तर्क रहा है, बताइए थोड़ा सा। आपको कैसे मालूम चलेगा कि सबसे ज्यादा प्रतिरोध R3 है? बोला हम कह दी कि ना R2 हो, तब बोला बात कर रहे तो है तक सुनाला। पढ़ाई में पूछा था तारा वाजा नहीं खरीद बैठ जी, इतना दूर से आता है रोज डेग लेके पढ़ने के लिए, क्लास में आके बातचीत कीजिएगा, अपना भविष्य बर्बाद कीजिएगा, ठीक है? यही कहे खाली बराबर बोलते रहते हैं, ठीक है? तो अभी नहीं समझ में आएगा बालक, जब हमारे उम्र में पहुंचिएगा, थोड़ा समय बीत जाएगा तो आपको खुद मालूम चल जाएगा। नहीं मालूम चलेगा तो अपने गांव में थोड़ा घूम लीजिएगा, जो पूर्वज है उनसे भेंट कर लीजिएगा, बता देंगे आपको। चलिए इधर खड़ा हो जाता बुआ, खूब मुस्कुराते रहता हूँ, खड़ा होगा तो तनी तो तार मुस्कान का तरह अच्छा लगा था। बताओ तो तनी, तीनों प्रतिरोध में कौन सबसे ज्यादा है? R2 सबसे ज्यादा है, और सबसे कम कौन बा? काहे हो? जोर से बोलो, खा के नहीं खाए? नजदीक है, R2 करेंट के नजदीक है, ये नजदीक कहला, ये करेंट है, और यहाँ R2 है, नजदीक तो सबसे पहले ही है, इससे थोड़ा सा दूरी है, सबसे ज्यादा दूरी है। तो बताइए ये ज्यादा है, कौन ज्यादा है सबसे प्रतिरोध? R3 कब R2 कहता रहा, कब R3 कहता रहा। बढ़ जाइए, बात ध्यान से सुन नहीं रहे हैं, जब क्लास में पढ़ाया जा रहा है तो आप शरारत कर रहे हैं। अभी आपको बताए हैं कि आप थीटा किसके साथ देखिए? करेंट के साथ। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो अभी बताए हैं कि जो करेंट के नजदीक रहेगा उसका प्रतिरोध कम होता है, जो करेंट के नजदीक रहेगा उसका प्रतिरोध कम रहेगा, और जो वोल्टेज के नजदीक रहेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा। तो अब बताइए वोल्टेज के नजदीक कौन है? ठीक है, तो आप बोलेंगे सर अभी तो आप बताए हैं कि जो वोल्टेज के नजदीक रहेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, तो सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है? इससे कम, सबसे कम। तो पहला ही तरीका है। दूसरा थीटा है, तो आप बोलेंगे सर थीटा तो आप वोल्टेज के साथ लिए हैं, तो हटा दीजिए, वोल्टेज का काम है नहीं, हम वोल्टेज वाला नहीं देखेंगे, हम अपना करंट वाला बनाएंगे और थीटा देखेंगे। तो आप कहिएगा ये पहला हो गया मेरा θ1, ठीक है, ये दूसरा हो गया θ2, इसका नाम 3 है जी, 3 है तो 3 देंगे। ये पहला का नाम R3 है तो इसका नाम θ3 दे दीजिए, इसका नाम θ1 दे देंगे, और इसका नाम कितना दे दिया जाए? θ2। अब इधर से देखिए, क्योंकि इसका नाम आप θ1 दिए हैं, इसका θ2, इसका θ3, तो इधर वाला थीटा नहीं देखना है, इधर वाला देखना है। तो बताइए सबसे ज्यादा कोण किसका बना है? θ2 का। दिख रहा है बालक? तो आप कहेंगे सर ये वो तरीका था, दूसरा तरीका आप कोण वाला बनाए हैं,
तो बताइए सबसे ज्यादा कोण किसका बना है, उससे कम किसका है, सबसे कम किसका है, बस हो गया। R2 का प्रतिरोध सबसे ज्यादा है, इससे कम R1 का, सबसे कम R3। नहीं हो गया वाला। अगर ये भी नहीं समझ में आए तो जो करेंट के नजदीक रहेगा उसका प्रतिरोध कम होता है, जो करेंट से दूर रहेगा उसका प्रतिरोध ज्यादा, क्योंकि करेंट और प्रतिरोध में उल्टा संबंध। तो अब बताइए कि ये करेंट है, ये देखिए करेंट है, तो इससे दूर सबसे कौन है, ई ज्यादा है, इससे कम प्रतिरोध है, सबसे कम ई प्रतिरोध है। हो तो गए। तो आप थीटा से, भी से, आई से, किसी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत समझने में, बना लीजिए इसको। अब इसके बाद पूछा जाए तो बता सकते हैं, ठीक, जल्दी बनाइए, पूछ ले रहे हैं। जरूर नहीं है, कोई आप ले सकते हैं। ठीक है, आप ये काउंट नहीं करेंगे, आप वोल्टेज वाला नहीं लेंगे, आप आई के साथ एंगल बनाएंगे, आई के साथ। तो आई के साथ देख लीजिए, सबसे नजदीकी है तो θ3 हो गया, R3 है तो θ3 दे दिए, जिसका जो नाम है कोण के साथ दे दीजिए। बन गया। चलिए, तो एक बता दीजिए, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। चलिए देखे तो, ये वोल्टेज वाला अक्ष है, ये करंट वाला है, R1, R2, R2, R3, R4। चलो पड़ोसी डायग्राम देख के बताइए सबसे कम प्रतिरोध कौन है, R4 का है, नजदीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, खड़ा हो जब हुआ। बताइए सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसका है, R2 का है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए। आप बताइए बालक, लास्ट बेंच, आप बताइए इसमें हमको अरेंज करना है थीटा, ठीक है, तो थीटा हम करंट के साथ बनाए कि वोल्टेज के साथ बनाए, हमको बताना है इसके बारे में। थीटा लेना है, कोण लेना है, तो कोण किसके साथ लिया जाता है, करंट के साथ कि वोल्टेज के साथ, करंट के साथ, बहुत अच्छा। तो अब देखिए जो नाम है, जैसे आप बोलेंगे कि ई R1 है तो इसका θ1 हो जाएगा, ठीक है, R2 है ई वाला तो θ2 हो जाएगा, ये R3 है तो θ3 हो जाएगा, ये R4 है तो θ4 हो जाएगा। ये बताइए कि हमको अरेंज करना है घटते क्रम में, कि प्रतिरोध ज्यादा, उससे कम, तो कैसे सजाया जाए बताइए। सबसे ज्यादा प्रतिरोध कौन है, सबसे ज्यादा प्रतिरोध कौन है बताइए, R4 ई वाला, इसका कोण कम न बन रहा है, छोटा कोण बन रहा है, तो कोण छोटा तो प्रतिरोध भी छोटा हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है, दो तीन को तो तरीका बताए हैं, दूर नजदीक वाला देख के बता दीजिए, या कोण वाला देख के बता दीजिए। कोण सबसे बड़ा कौन दिख रहा है जी, R2 है, इससे छोटा कौन दिख रहा है, देखिए ना ई है,
कोण को ही हटाइए, देखिए R2 है तो इसका θ2, R1 है तो इसका θ1, R3 है तो इसका θ, देखिए ना, कोण हम नहीं देखेंगे, हम इधर है देखेंगे। तो आप कहेंगे सर सबसे बड़ा कोण θ2 है, इससे छोटा θ1, θ3 और इससे छोटा θ4। तो आप बताइए इसका प्रतिरोध क्या होगा? R2 सबसे ज्यादा होगा, इससे कम R1, इससे कम R3, सबसे कम R4। यही तो है बालक, नहीं बन जाएगा जी? चलिए, तो लिखना नहीं है, समझने के लिए था। लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, लिखेंगे विभव एवं धारा के ग्राफ में, विभव एवं धारा के ग्राफ में, विभव एवं धारा के ग्राफ में प्रतिरोध का ग्राफ, विभव एवं धारा के ग्राफ में प्रतिरोध का ग्राफ, प्रतिरोध का ग्राफ एक सरल रेखीय ढाल होता है। प्रतिरोध का ग्राफ एक सरल रेखीय ढाल होता है, एक सरल रेखीय ढाल होता है जहां कोण विद्युत धारा के साथ, एक सरल रेखीय ढाल होता है जहां कोण विद्युत धारा के साथ, जहां कोण विद्युत धारा के साथ बनाया जाता है, जहां कोण विद्युत धारा के साथ बनाया जाता है। तो कोण किसके साथ लीजिएगा? धारा के साथ लीजिएगा, और जिसका कोण ज्यादा उसका प्रतिरोध ज्यादा, जिसका कोण कम उसका प्रतिरोध कम। नहीं पहचान में आए तो नजदीक अभी बताया है कि सर वोल्टेज के नजदीक है, करंट से दूर है, तो ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वोल्टेज के नजदीक है तो उसका प्रतिरोध ज्यादा है, करंट से दूर है तो उसका प्रतिरोध क्या है? ज्यादा है। आगे हेडिंग दिया जाए ओम के नियम की सीमाएं, आगे हेडिंग देंगे बालक ओम के नियम की सीमाएं, ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, ओम के नियम की सीमाएं। अब सवाल ये है कि सर ओम के नियम का सीमा क्यों पढ़ रहे हैं? तो याद रखेंगे जब किसी का कुछ अपवाद रहता है, जब कुछ शर्त रहता है कि ओम का नियम सबके लिए काम नहीं करेगा, तब वहां पे हम लोग कुछ इसका लिमिटेशंस लिखते हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कूलम्ब के नियम का सीमा, ठीक है, तो क्या क्या लिखे थे कि कूलम्ब का नियम सबके लिए काम नहीं करेगा, ये स्थिर आवेश के लिए काम करेगा। कूलम्ब का नियम हमेशा दो आवेश के बीच काम करेगा। कूलम्ब का नियम बिंदु आवेश के लिए काम करेगा। इसे पढ़े थे ना बालक? तो अब बताइए वहां कुछ शर्त था, उसी तरीके का शर्त ओम के नियम के साथ है। अभी नियम कहता है कि ओम का नियम सबके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं कि ओम का नियम है तो सब पालन करे, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ चालक ओम के नियम का पालन नहीं करता है, उल्टा काम करता है, जिसमें अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर भी होता है। तो उसी के बारे में हम लोग कुछ लिखने वाले हैं। तो लिखेंगे, हेडिंग हो गया ना हम लोग का ओम के नियम की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए कुछ पदार्थ, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो विद्युत धारा, जो विद्युत धारा एवं, जो विद्युत धारा एवं विभव के बीच, जो विद्युत धारा एवं विभव के बीच संबंध को, विद्युत धारा एवं विभव के बीच संबंध को परिभाषित नहीं करते हैं, विद्युत धारा एवं विभव के बीच संबंध को परिभाषित नहीं करते हैं, परिभाषित नहीं करते हैं, चूंकि ओम का नियम, चूंकि ओम का नियम पदार्थों के,
चूंकि ओम का नियम पदार्थों के विभिन्न वर्ग के लिए, चूंकि ओम का नियम पदार्थों के विभिन्न वर्ग के लिए, पदार्थों के विभिन्न वर्ग के लिए मान्य है, पदार्थों के विभिन्न वर्ग के लिए मान्य है, विभिन्न वर्ग के लिए मान्य है, परंतु विद्युत परिपथों में, परंतु विद्युत परिपथों में, परंतु विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले, परंतु विद्युत परिपथों में उपयोग होने वाले कुछ ऐसे पदार्थ, कुछ ऐसे पदार्थ एवं कुछ ऐसे पदार्थ एवं यंत्र हैं जहां भी तथा आई का संबंध, जहां भी तथा आई का संबंध समाप्त हो जाता है, जहां भी तथा आई का संबंध समाप्त हो जाता है, जहां भी तथा आई का संबंध समाप्त हो जाता है, अर्थात यह ओम के नियम का, अर्थात यह ओम के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात यह ओम के नियम का पालन नहीं करता, अर्थात यह ओम के नियम का पालन नहीं करता। तो ध्यान देंगे जितने सारे पदार्थ है, सोचिएगा कि सब V = IR का पालन करे, तो ऐसा संभव नहीं है। कुछ ऐसा भी चालक है जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, ठीक है, कुछ ऐसा भी चालक है जो ओम के नियम का पालन करता है। तबे न लिखे थे ओमीय और अनोमीय। ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर की जो पालन करेगा ओमिक कंडक्टर होगा, जो नहीं करेगा नॉन ओमिक कंडक्टर होगा। क्लियर है बालक? अब इससे संबंधित शर्त है। अब कोई भी कह सकता है सर इसका मतलब बताइए, तो इसका मतलब ये है कि जिस अनुपात में वोल्टेज परिवर्तित होगा उसी अनुपात में धारा भी परिवर्तित होगा। याद रखिएगा परिवर्तन का दर बराबर होगा दोनों का, और जो इसका पालन करेगा वो ओम के नियम का पालन किया, जो नहीं करेगा वो अनोमीय चालक हो जाएगा। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे ओम के नियम से, पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए ओम के नियम से संबंधित, ओम के नियम से संबंधित निम्नलिखित सीमाएं हैं, ओम के नियम से संबंधित निम्नलिखित सीमाएं हैं, ओम के नियम से संबंधित निम्नलिखित सीमाएं हैं, और डैश दे देंगे, निम्नलिखित सीमाएं हैं और डैश दे दिया जाए, और एक एक करके लिखेंगे कि कौन कौन सीमा है, इसका लिमिटेशंस क्या है। तो सबसे पहले 1 नंबर में लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके 1 नंबर में लिखा जाए धारा के प्रवाह के साथ, धारा के प्रवाह के साथ, धारा के प्रवाह के साथ पदार्थ की, धारा के प्रवाह के साथ पदार्थ की प्रकृति में, पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन, पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन, और डैश दे दीजिए, पदार्थ की प्रकृति में परिवर्तन और डैश दे देंगे। तो ध्यान देंगे अगर कहीं धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक है, और धारा के प्रवाह के कारण उसके नेचर में जो चेंज आ रहा है वो चेंज ओम के नियम को व्यक्त करता है, तो लिखेंगे इस चीज को, लिखा जाए किसी पदार्थ का, पैराग्राफ चेंज करके, हाँ अब 1 नंबर लिख लिया, अब उसको उसके बारे में लिखेंगे कि 1 नंबर क्या कहता है। तो लिखेंगे किसी पदार्थ का प्रतिरोध है, किसी पदार्थ का प्रतिरोध इसकी प्रकृति पर, किसी पदार्थ का प्रतिरोध इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है,
किसी पदार्थ का प्रतिरोध इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, इसकी प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि चालक में प्रवाहित धारा, यदि चालक में प्रवाहित धारा बढ़ती है, यदि चालक में प्रवाहित धारा बढ़ती है, यदि चालक में प्रवाहित धारा बढ़ती है तो चालक ऊष्मीय ऊर्जा के कारण, तो चालक ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गर्म हो जाता है, तो चालक ऊष्मीय ऊर्जा के कारण गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तथा ओम के नियम के अनुसार, तथा ओम के नियम के अनुसार, तथा ओम के नियम के अनुसार दी गई स्थितियों में, तथा ओम के नियम के अनुसार दी गई स्थितियों में ताप का मान, दी गई स्थितियों में ताप का मान एक समान नहीं रहता, ताप का मान एक समान नहीं रहता। हो गया वाला पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। यदि धारा में वृद्धि के पश्चात भी, यदि धारा में वृद्धि के पश्चात भी, यदि धारा में वृद्धि के पश्चात भी किसी चालक का ताप, यदि धारा में वृद्धि के पश्चात भी किसी चालक का ताप, किसी चालक का ताप नियत रखा जाए, किसी चालक का ताप नियत रखा जाए तो कुछ चालक नियत रखा जाए तो कुछ चालक अरेखीय व्यवहार, तो कुछ चालक अरेखीय व्यवहार दर्शाते हैं, कुछ चालक अरेखीय व्यवहार दर्शाते हैं। तो देखिए आपको रेखीय अरेखीय बताए थे कि अगर एगो सीधा लाइन खींचिएगा तो रेखीय व्यवहार, और इस तरीके से टेढ़ा लाइन जाएगा तो अरेखीय। अब इसको विस्तृत रूप से अगले क्लास में आपको समझा दिया जाएगा क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया। चलिए तो अगले क्लास में बात करेंगे इसी टॉपिक पर। बंद कर दो बालक।